जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कीम किसको लागू है और किसको लागू नहीं है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हम सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं। हु ऑल आर ऑथराइज्ड ECHS एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के कार्ड्स किस किस व्यक्ति को ऑथराइज है। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, जितने भी ESM, जो भी एक्स सर्विसमैन है और जो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, उन सबको लागू है। अगर कोई फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रहा है तो उसको भी लागू है। पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन दोनों ड्रॉ कर रहा है, उसको लागू है। सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन कर रहा है, पेंशन नहीं कर रहा है, तो लागू नहीं है। हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो भी पेंशन ड्रॉ कर रहा है एक्स सर्विसमैन, उसको ECHS कार्ड लागू है। जितने भी एक्स सर्विसमैन रिलीज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड, जिनको मेडिकल ग्राउंड्स पर सर्विस पे रिलीज कर दिया गया है और उनका जो मेडिकल ग्राउंड था एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, यानी फौज के कारण से उनका वो मेडिकल ग्राउंड बना और सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां जो थी वो उनके बियॉन्ड कंट्रोल थी। ऐसी स्थिति में जो भी ये सब मेडिकल ग्राउंड पर रिलीज किए गए हैं और उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस लिखा था, उन सबको ECHS कार्ड लागू है। यानी सारे पेंशनर्स और सारे मेडिकल ग्राउंड पे रिलीज किए गए सैनिक जो कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थे। अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी ESM को सिर्फ डिसेबिलिटी मिल रही है और पेंशन नहीं मिल रही है तो उसे लागू नहीं है। अगर कोई ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट मेडिकल डिसेबिलिटी हो जाती है उसे, तो उसे भी पेंशन लागू है। साथ ही साथ उसके परिवारजनों को भी पेंशन, ये ECHS कार्ड लागू है। ऑफिसर्स जो डिसेबल हो जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ऑफिसर कैडेट जो डिसेबल हो जाएंगे, उनको भी अब पिछले साल से लागू कर दिया गया है। APS आर्मी पोस्टल कोर के जो कार्ड होल्डर्स थे नवंबर 2016 से पहले वाले, और जो आर्मी से ही रिटायर हो गए ने वापस अपने APS में नहीं गए, वापस अपने सिविल के पोस्टल महकमे में नहीं गए, उनको भी ECHS कार्ड लागू है। आगे चलते हैं कि किसी भी टाइप का पेंशनर हो, आर्मी के पेंशनर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो लागू है। इसके अलावा आर्मी में जैसे TA के पेंशनर्स है, DSC वाले हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स वाले हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाली महिलाएं हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाले हैं, नेपाल में डोमिसाइल रहने वाले जो हमारे गोरखा सैनिक हैं, NCC के होल टाइम ऑफिसर्स और होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, जिनको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनको ECHS कार्ड लागू है। असम राइफल्स के रिटायरीज को लागू है। वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स जो है उनको लागू है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, यानी जो 5 या 14 साल करके शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स वापस आ गए, उनको भी लागू है। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स जो 4 या 5 साल की नौकरी करके आए थे इमरजेंसी कमीशन के दौरान, उनको भी लागू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारी या सैन्यगण, सैनिक। कुछ सैनिक होते हैं कि 5 साल से अधिक, 6 साल, 8 साल, 10 साल नौकरी करके फौज छोड़ करके आगे, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन उनको भी लागू है। लेकिन उनको सिर्फ खुद को और उनकी पत्नी को लागू है, बच्चों को लागू नहीं है। बाकी सबको, बच्चों को और पेरेंट्स को भी लागू है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हमने पहले कंसिडर की, बच्चे और पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं तो उनको लागू है। लेकिन अगर किसी ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, 10 साल की नौकरी करके मान लो वापस आ गया, पेंशन नहीं मिल रही है, तो उनको स्वयं को और उनके पत्नी को, उनकी मैडम को लागू है। पेरेंट्स और उनके बच्चों को लागू नहीं। इसकी अथॉरिटी देखिए, यहाँ पर ये अथॉरिटी है, आप इसको देख सकते हैं। ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी लेटर नंबर 7 मार्च 2019 का ये लेटर है। ऐसा एक केस है, मेरे एक साथ के ऑफिसर हैं जिन्होंने लगभग 12 साल करके छोड़ दिया था। उन्होंने नए तो कैंटीन कार्ड बनाया था, नहीं ECHS कार्ड बनाया। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो, दोनों आपको लागू है, और आज उनका कैंटीन कार्ड बन गया और ECHS कार्ड बनने के प्रोसेस में है। जितने भी फैमिलीज पेंशन ले रही है, यानी कि सैनिक की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी है
या हो सकता है कि उनके डिपेंडेंट बच्चे जो फैमिली पेंशन ले रहे हो, उन सबको ईसीएचएस कार्ड लागू है। सैनिक के, रिटायर्ड सैनिक के, ईएसएम के जितने भी डिपेंडेंट हैं, अगर उनकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए, यानी लगभग 14,400 या 14,500 के आसपास हुआ। डीए अभी 60% चल रहा है, डीए का परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उन सब डिपेंडेंट्स को लागू है अगर उनकी महीने की आय 9,000 प्लस डीए से कम है तो। अब ईएसएम की पत्नी है, पेंशन ड्रॉ कर रही है, लेकिन पत्नी के पेरेंट्स को लागू नहीं है। ईएसएम के पेरेंट्स को लागू है, लेकिन पत्नी के पेरेंट्स को लागू नहीं है। ईएसएम की विडो जो है, उनको लागू है, लेकिन उनके पेरेंट्स को, उसके जो पति थे जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स को लागू है। यानी ईएसएम की विडो के सास ससुर को लागू है, यानी डेथ हुए ईएसएम के पेरेंट्स को लागू है। अगर पत्नी अलग से रह रही है, स्पाउस अलग से रह रही है, लिविंग सेपरेटली, यानी परित्यक्ता है या छोड़ दी गई है, तो उनका क्लेम बनता है मेंटेनेंस पे। और अगर क्लेम बनता है तो उन्हें ईसीएचएस कार्ड लागू है। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है पूरा प्रॉपर लीगल, उसने क्लेम कर रखा है, कोर्ट केस कर रखा है, तो उस दौरान उन्हें ईसीएचएस कार्ड लागू है। सीधा वार विडोज को तो लागू ही है, वार विडोज को रिमैरिज करना भी लागू है, लेकिन वार विडो के जो बच्चे होंगे नए हस्बैंड से, उनको लागू नहीं। हाँ, पुराने हस्बैंड के जो बच्चे हैं, जो एक्चुअल सैनिक के बच्चे हैं, उनको लागू है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। डिपेंडेंट आप किस किस को कहेंगे, कौन कौन डिपेंडेंट ऑथराइज है? देखिए, बड़ा क्लियर है कि आपकी पत्नी है, कितना भी कमा रही हो उनको लागू है, या पति है कितना भी कमा रहे हो, आप खुद महिला एक सर्विसमैन है, पति है, उनको लागू है, या पत्नी को लागू है। अगर बेटा अनएम्प्लॉयड है, 25 साल से कम है, इनकम उसकी 9,000 प्लस डीए यानी 14,400 से कम है आज की तारीख में, तो उसे ईसीएचएस कार्ड लागू। अगर 25 साल से ऊपर है, या 25 साल से छोटा भी, 18 से 25 के बीच में कमाई कर रहा हो 15,000 रुपए से 14,500 रुपए से ज्यादा, तो उसको लागू नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके पेरेंट्स अगर आप पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि 9,000 रुपए प्लस डीए से कम हो, यानी 14,400 के आसपास, उससे अगर आपकी इनकम कम है आज की तारीख में, तो आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट माने जाएंगे, आपके साथ रहने चाहिए, उनको भी लागू है। अगर कोई पर्सन विद, आपका बच्चा है हैंडीकैप्ड है, मेंटली फिजिकली अनमैरिड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसको लागू है। बेटा बेटी कुछ भी हो, उसकी इनकम जो है वही 9,000 प्लस डीए से कम होनी चाहिए। अब देखिए, बेटे के संदर्भ में तो बड़ा क्लियर है कि 25 साल से ऊपर अगर बेटा है तो सवालों के घेरे में आ जाता है। अगर इनकम है तो, अगर हैंडीकैप्ड है तो कोई भी सवालों के घेरे में नहीं आता है। हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जिसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। बेटी के संदर्भ में, बेटी अगर अनमैरिड है, कि कोई 9,000 प्लस डीए से इनकम ज्यादा नहीं है, डिवोर्स्ड है, विडोड डॉटर है, इनकम का क्राइटेरिया सबके लिए एक ही होगा, 9,000 प्लस डीए से कम हो, तो जीवन पर्यंत बेटी को ईसीएचएस कार्ड लागू है। बेटी के जो बच्चे होंगे जो 18 साल से कम है, उनको भी लागू है। ये एक चीज और आपने एक्स सर्विसमैन को बताना है। हम आगे चलते हैं। अब किसको ऑथराइज नहीं है, ये चीज सुन लीजिए। देखिए, लीगली डिवोर्स्ड, अगर एक्स सर्विसमैन ने पत्नी को छोड़ दिया है, केस चल रहा है, प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ, तब तक तो लागू। अगर डिवोर्स हो चुका है तो उसके बाद लागू नहीं है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी का कोई एम्प्लॉयमेंट यानी वो कोई नौकरी कर रही है, 9,000 प्लस डीए से ज्यादा कमा रही है, तो उसको लागू नहीं है। बेटा अगर 25 साल से ऊपर है, अगर उसकी शादी हो गई, 25 साल से छोटा भी है, शादी हो गई है, तो भी लागू नहीं है। 25 साल से ऊपर है तो भी लागू नहीं है। और अगर वो 18 और 25 के बीच में 9,000 डीए से ज्यादा कमा रहा है तो भी लागू नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए। बेटा 18 साल से ऊपर है, कमा रहा है, शादीशुदा है, लागू नहीं है। बेटा 25 साल का हो गया, 25 साल का है, 25 साल से एक दिन भी कम है, शादी नहीं हुई है, कमा नहीं रहा है, लागू है। 25 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया है, चाहे शादी हो या नहीं हो, कमा रहा हो नहीं कमा रहा हो, नहीं लागू। अगर वो मेंटली फिजिकली फिट है, अगर वो स्पेशल चाइल्ड है तो अलग बात है।
विडो के पेरेंट्स यानी पत्नी जो पेंशन ड्रॉ करे उसके माता पिता को लागू नहीं है, या वार विडो के पेरेंट्स को भी लागू नहीं है। लागू किसको है? एक्स सर्विसमैन के पेरेंट्स को लागू। अगर विडो ने दूसरी शादी कर ली है तो उसके नए हस्बैंड को या उसके नए बच्चों को लागू नहीं है, पुराने जो एक्स सर्विसमैन से बच्चे थे उनको लागू है। ये सब जिनको सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, पूरी पेंशन सर्विस पेंशन नहीं मिल रही है, उनको लागू नहीं है। यानी सर्विस पेंशन का होना आवश्यक है। आपके सौतेले पेरेंट्स हैं उनको लागू नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि किसको लागू है किसको लागू नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब ईएसएम रिटायर होता है तो उसको इस ईसीएचएस फैसिलिटी के लिए एक टाइम पर अपने समस्त परिवारजनों के लिए कितना पैसा देना है। वन टाइम कंट्रीब्यूशन है और इसमें पूरा परिवार, डिपेंडेंट परिवार यानी वो जिसकी 9,000 रुपए प्लस डीए से सैलरी या इनकम कम हो। अब रिक्रूट से लेकर के हवलदार तक, ये आप देख लीजिए, रिक्रूट से लेकर के हवलदार तक आपको एक बार में 30,000 रुपए देने, उसके बाद आपका टेंशन खत्म। आपको आजीवन जो है, अगर एडमिट होते हैं तो जनरल वार्ड लागू है। नायब सूबेदार से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक 68,000 रुपए देने होते हैं। सेमी प्राइवेट वार्ड आपको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने पर लागू है। ऑफिसर्स को एक बार में 1,20,000 देना होता है और आपको और आपके डिपेंडेंट परिवार को प्राइवेट वार्ड लागू है। ये वार्डों का अंतर सिर्फ इसलिए क्योंकि पेमेंट की कैटेगरी अलग अलग है। बाकी आपको हवलदार तक सिर्फ एक बार में 30,000 रुपए देकर के पीछा छुड़ाना है। ऑनरी कैप्टन तक 67,000 रुपए, ऑफिसर हैं तो 1,20,000। उसके बाद आप और आपके डिपेंडेंट्स को जीवन पर्यंत ईसीएचएस कार्ड लागू है। कब तक? जो मैंने पहले कुछ क्राइटेरिया किया कि भाई 9,000 प्लस डीए से इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बेटा 25 साल से ऊपर का, स्वस्थ नहीं होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी है तो अलग बात है। अब किस किस को ये पैसा देना एग्जम्प्टेड है? वार विडो अगर है तो कोई पैसे, ये सब पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वार डिसेबल्ड पेंशनर फौजी है, उसको ये सब पैसा देने की जरूरत नहीं है। बैटल कैजुअलिटी है, उसको कोई उसके परिवार को पैसा देने की जरूरत नहीं है। उनके डिपेंडेंट्स को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा फौजी भाई 1 जनवरी 1996 से पहले के रिटायरी हैं तो उनको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये मेरा स्मॉल लिटिल लेक्चर समाप्त होता है। आपका आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।